गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है अपवाह स्वरूप, चैप्टर 3। तो अपवाह स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है अपवाह का अर्थ। तो अपवाह का अर्थ होता है प्रवाह, प्रवाहित होना, प्रवाह होना या फिर बहना। तो यहाँ हम भारत में जितनी भी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, तो उन नदियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। इसीलिए चैप्टर का नाम ही है अपवाह स्वरूप, मतलब प्रवाह। तो ये नदियों के लिए कहा गया है। हमारे भारत में अगर हम भारत के भौतिक मानचित्र का अगर हम अवलोकन करते हैं तो हम पाएंगे कि भारत में जो है बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। कुछ नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। लेकिन उसमें भी हम देखेंगे कि भारत की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ हैं, बहुत कम ही हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो चलिए हम लोग नदियों के बारे में थोड़ा और अधिक विस्तार से जानेंगे। यहाँ आप देखते हैं कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो नदियाँ जो हैं एक प्रमुख नदियाँ बनती हैं कब, जब अलग अलग क्षेत्रों से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का रूप ले लेती हैं और जो उस क्षेत्र में बहती हैं उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। और जब अपवाह द्रोणी के मार्ग में कोई ऊंचा क्षेत्र, पठार या कोई उच्च भूमि अगर आ जाती है और उस अपवाह द्रोणी को दो भागों में बांट देती है। नदी बहते बहते बीच में अगर कोई उच्च भूमि या कोई पठारी भूमि आ जाती है और मुख्य धारा बटकर दो भाग में हो जाती है, तो ऐसी उच्च भूमि को हम जल विभाजक कहते हैं और वो बीच का भाग जो है वो दोआब कहलाता है। तो इसको हम जल विभाजक कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि नदियों को, भारत की नदियों को कितने भागों में हम बांटे हैं। तो अगर भू आकृति की बात हम करेंगे तो उसके आधार पर हम भारत की नदियों को दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एक तो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इसको और अधिक स्पष्ट रूप से जानने के लिए उसमें कुछ अंतर दिए गए हैं, जिसको हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या अंतर है। तो 5 अंतर मैंने बताया है। ये नदियाँ 12 मासी होती हैं और स्थायी होती हैं, सालों भर बहने वाली होती हैं, स्थायी होती हैं। इन नदियों का जल हमेशा भरा हुआ रहता है। नदियों में जल हमेशा भरा हुआ रहता है। और यहाँ है ये नदियाँ मौसमी होती हैं। तो मौसमी होती है अर्थात बरसात के मौसम में ये नदियों में जल जो है वो हमेशा भरा हुआ रहता है, बाढ़ भी आती है। लेकिन जैसे जैसे बारिश का मौसम समाप्त होता जाता है, गर्मी आती है, तो ये जो नदियाँ हैं वो सूख जाती हैं और छोटी छोटी धाराओं में बँट जाती हैं। आगे देखते हैं कि स्रोत पर्वत की चोटी पर जमा बर्फ, मतलब हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं तो उसका जो जल स्रोत है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो हिमालय पर्वत की चोटी पर जमा हुआ बर्फ। तो इन बर्फ के पिघलने से यहाँ सालों भर पानी रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियों में जो स्रोत है वो है वर्षा जल, तो बारिश के जल से। फिर हम देखते हैं यहाँ की नदियाँ लंबी और गहरी होती हैं, काफ़ी लंबी भी होती है और गहरी। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कि यहाँ की नदियाँ, प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो कम लंबी होती हैं और छिछली होती हैं। कम लंबी और कम छिछली, मतलब छिछली का मतलब होता है कम गहरी होती हैं। फिर है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करती हैं। गार्ज का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पर्वतों को काटकर जब वो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है और जलप्रपात का निर्माण करती है, उसे हम गार्ज कहते हैं। जबकि
प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो जो बंगाल की खाड़ी की वो नदियाँ गिरती हैं वो जलप्रपात का निर्माण करती है, वाटरफॉल बनाती हैं। और जो अरब सागर की ओर गिरती हैं वो एस्चुअरी या ज्वारनदमुख इन स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो बहुत अधिक अपरदन करती हैं, क्योंकि ये पर्वतों को काटते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। और जैसे जैसे वो मैदान की ओर आती हैं तो उससे गोपुर झील का, डेल्टा का और बाढ़ के मैदान, जिसमें हम जलोढ़ मैदान जिसको कहते हैं, जो कि हमारे पूरे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान जो है, जो विशाल मैदान, तो उसका निर्माण इन्हीं नदियों के द्वारा हुआ है। और उसी के विपरीत हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि डेल्टा डेल्टा और गोपुर झील, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है समझाने के लिए। देखिए, यहाँ हम देखते हैं नदियों का जो उद्गम स्थल है। नदियाँ नदियाँ जहाँ से प्रवाहित होती हैं वहाँ उसे हम उद्गम स्थल कहते हैं। या तो कोई सागर से या झील से या पर्वतों से कहीं से वो जब निकलना शुरू करती हैं, जहाँ से वो प्रारंभ होता है तो उसको हम उद्गम स्थल कहते हैं। तो उद्गम स्थल से निकलते हुए, बहते हुए, प्रवाहित होते हुए वो पर्वतीय भागों में बहती हैं। और पर्वतीय भागों में बहते हुए वो काफ़ी अपरदन करती हैं, काट छाट करती हैं। तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं ऊपरी भाग में, तो उस समय नदी की धारा बहुत तीव्र होती है, छोटी होती है, बहुत तीव्र होती है, क्योंकि वो पर्वतीय भाग से उतर रहा होता है। उसके बाद वो मैदानी भाग में आती है, मध्य भाग में। यहाँ पर कुछ जो सहायक नदियाँ हैं वो छोटी छोटी धाराओं के रूप में आकर मुख्य धारा से मिलने लगती हैं। और मुख्य धारा से जब मिल जाती हैं तो नदियों में पानी और अवसाद जो है वो अधिक जमा होने लगते हैं। और आप देख रहे हैं नदियों का जो धाराएं हैं नदियों की, वो थोड़ा बढ़ने लगता है, अर्थात विसर्पित होने लगता है। नदियों में जो अवसाद होते हैं उसकी अ, मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो नदियाँ अधिक टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं और विसर्पित हो जाती हैं, सांप की तरह वो होने लगती हैं वलयाकार में। फिर आगे हम देखते हैं कि विसर्पित होकर धीरे धीरे वो विसर्पित होती हैं। और विसर्पित होने के बाद नदियों की जो एक मुख्य धारा है, मुख्य धारा जो है, तो वो धीरे धीरे करके इस नदी के, इस धारा के विसर्पित होने से एक तरफ का जो भाग है वो मुख्य भाग से कटकर अलग हो जाता है और एक छोटी सी झील का रूप ले लेता है। तो इसी को हम गोपुर झील कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है ना वो गाय के खुर के समान होता है, तो इसलिए इसको हम लोग गोपुर झील कहते हैं। और नदियाँ जो है इसको अलग करके फिर दूसरी जो धारा है उसमें बहने लगती है अवसादों को लेकर। फिर हम देखते हैं निचला भाग। नदियाँ अब काफ़ी थक चुकी होती हैं, वृद्ध अवस्था में होती हैं। तो जिस प्रकार हमने यहाँ उद्गम देखा, तो उसी प्रकार जब वो सागर से मिलने को होती हैं, सागर में गिरने को होती हैं, तो उसको हम कहते हैं मुहाना। तो जब नदियाँ अपने मुहाने तक पहुँचती हैं तो बिल्कुल थक चुकी होती हैं, अवसाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नदियाँ जो है एक धारा नहीं बल्कि कई धाराओं में वो बँट जाती हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, कई धाराओं में धीरे धीरे बढ़ जाती हैं और फैल जाती हैं। और यही जो त्रिभुजाकार आकृति जो बनता है, या हम कह सकते हैं पक्षियों के पंजे के समान जो आकृति बन जाती है, तो यही जो त्रिभुजाकार आकृति बनता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो ये नदियों के द्वारा ही निर्मित होता है। तो ये नदियों के बारे में है, यही उसकी जीवन चक्र है, उद्गम स्थल से लेकर के मुहाने तक की। तो ये तो हो गया नदियों के बारे में संक्षिप्त परिचय। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, उसके उद्गम स्थल कौन है और सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो इसको मैं आपको फ़ोटो खींच करके आपको दे दूँगी।
जैसा मैंने यहाँ पर बना दिया है। जैसा मैंने यहाँ पर बना दिया है भारत में नदियों का विवरण। तो हमारे भारत में जो मुख्य नदियाँ हैं, इसके अलावा और भी नदियाँ हैं, आप अपने बुक में देखिएगा। तो मैंने यहाँ 1 से 7 तक नदियों का विवरण दिया है कि इसकी लंबाई कितनी है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उद्गम स्थल कौन है और इनका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्य में है या किस देश में है। उसके बाद नदियों को क्या कहा जाता है। तो इन सब के बारे में उसके कुछ मेन पॉइंट्स को लिख दिया है। तो आप इसे भी देख लेंगे और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।